सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक हम आए हैं डेटा टाइप्स देखा है हमने। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब कोडिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम कोड लिखेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार हम कर सकते हैं ये, एंड मुझे ये जम रहा है। ठीक है, तो उससे लर्निंग भी बेटर हो सकती है। तो अगर कोडिंग स्टार्ट करनी है तो पहले हमें इंस्टॉलेशन देखना पड़ेगा सी प्लस प्लस का। तो अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपके पास तीन ऑप्शन है सी प्लस प्लस कोड या सी कोड को रन करने के लिए। पहला है टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी हम जिसे बोलते हैं। उसके बाद है जीसीसी, जीसीसी कंपाइलर्स। और तीसरा है वो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सी प्लस प्लस, ये तीन कंपाइलर्स विंडोज में अवेलेबल है। और उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज कर रहे हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, काली लिनक्स हो गया। अगर ये कौन से अगर लिनक्स से कोई भी डेबियन पैकेजेस अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका भी इंस्टॉलेशन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्टली पहले हम कंपैरिजन देख लेंगे कि हमें टर्बो सी क्यू यूज करना होगा या जीसीसी क्यू इंस्टॉल करना है या माइक्रोसॉफ्ट क्यू इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से सी और सी प्लस प्लस का कोड बिहेव करता है। तो अगर 16 बिट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होगा, 16 बिट एनवायरनमेंट में अगर रन हो रहा होगा तो इंटीजर का जो डेटा टाइप है वो 2 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और अगर 32 का एनवायरनमेंट होगा, 32 बिट एनवायरनमेंट होगा, तो इंटीजर 4 बिट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। ये हमने डेटा टाइप के लास्ट वीडियो में देखा था। वैसे ही टर्बोसी जो है, टर्बोसी क्या है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो पहली ऑपरेटिंग सिस्टम थी विंडोज की, वो थी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो विंडोज की जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम थी उसमें अगर सी का कोड अगर हमें रन करना होगा तो हमें टर्बोसी कंपाइलर की जरूरत थी। ठीक है, तो ये टर्बोसी कंपाइलर उस टाइम पे जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वो 16 बिट पे चल रही थी, इसलिए टर्बोसी में टू टू बाइट्स ऑफ मेमोरी इंटीजर को ऑक्यूपाई होती है। ठीक है, ऑक्यूपाई होती है। उसके बाद टर्बोसी, अब जैसे इवोल्यूशन बढ़ा, अब हम इस जमाने में तो ये यूज करते नहीं है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते नहीं। अब विंडोज 3 हो गया, विंडोज 3 सर्वर हो गया, उसके बाद विंडोज 7 हो गया, फिर उसके बाद विंडोज 8 आया, उसके बाद विंडोज 10 अभी हम यूज कर रहे हैं, और विंडोज 11 भी आ चुका है। ठीक है, तो उस एनवायरमेंट में अगर हमें उस टाइम का डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर सी प्लस प्लस का कंपाइलर यूज करना होगा तो हमें टर्बोसी बोल के एक एप्लीकेशन है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का। उससे हम वो 16 बिट कंपाइलर यूज कर सकते हैं। सेकेंडली जीसीसी, जीसीसी एक ऐसा कंपाइलर है जो 32 बिट एनवायरनमेंट पे चलता है। ठीक है, तो 32 बिट एनवायरनमेंट पे चलता है, मतलब जो मेमोरी ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई जो इंट कर रहा है वो 2 बिट नहीं करेगा, तो वो 4 बिट करेगा। ठीक है, तो जीसीसी वो है। तो जीसीसी का मोस्टली जीसीसी जेन्युइन लाइसेंस पे आता है। इसकी वजह से वो ओपन सोर्स भी है और फ्री टू यूज है, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता है। फिर थर्डली माइक्रोसॉफ्ट सी प्लस प्लस, माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का भी एक कंपाइलर बनाया सी प्लस प्लस का, उसके फंक्शनलिटी अलग है। उसको की वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट ऐसे फंक्शनलिटीज है, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, बाद जब फ्यूचर में हम इसे पढ़ेंगे तब मैं क्लियर करूंगा कि वो क्या होता है। तो ऐसे फंक्शनलिटीज उसने माइक्रोसॉफ्ट सी प्लस प्लस में डाले। तो इसके लिए लाइसेंस लगता है। स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। कम्युनिटी, अगर आप कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करते हो तो ये फ्री है, पर प्रोफेशनल एडिशन को इसे पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया विंडोज के लिए। फिर हो गया लिनक्स। अब आपको सबको पता है कि लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओपन सोर्स होने की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ये ओपन सोर्स है, बट लिनक्स उसको ओन करता है, इसलिए वो कभी कभी सब्सक्रिप्शन लेता है। उसके बाद उबंटू का लिनक्स ये सब ओपन सोर्स है। तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जीसीसी कंपाइलर्स मोस्टली प्रेफर करते हैं और यूज भी करते हैं, क्योंकि ये जीसीसी की टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने अभी बोला कि जेएनयू लाइसेंस है इसका जीसीसी कंपाइलर का, तो ये फ्री टू यूज है। तो इसीलिए लिनक्स के जो जितने भी डेबियन पैकेजेस है वो सब जीसीसी प्रेफर करते हैं। और आपसे रेड हैट हो गया, सेंटोस हो गया या फेडर हो गया, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी जीसीसी सपोर्ट करते हैं। ठीक है,
तो अब हम देखेंगे सभी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं C++, ठीक है। सो ये है गूगल ड्राइव की लिंक। इस पे मैंने टर्बो सी का सेटअप डाल दिया है, और MinGW जो मैंने बोला था GCC कंपाइलर, उसका भी सेटअप डाल दिया है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कीजिए। टर्बो सी का जो इंस्टॉलेशन है ये बहुत ही सिंपल है, इसे सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ता है और ये इंस्टॉल हो जाता है। सेकेंडली MinGW का जो सेटअप है उसमें उसकी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सो जैसे आप ये MinGW सेटअप की जो फाइल है ये जैसे आप डाउनलोड करोगे और इसे रन करोगे तो ऐसा इंस्टॉलर आपके सामने दिखाई देगा। तो ये देखिए, इट इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर है। इसका अगर लाइसेंस देखें हम तो ये बताता है कि फ्री सॉफ्टवेयर है, परमिशन ग्रांटेड टू कॉपी मॉडिफाई एंड रिडिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर अंडर द टर्म्स ऑफ JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है। तो ये मतलब फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री कंपाइलर से इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें इसको डेस्टिनेशन पार्ट देना है, ठीक है। मैं इसे चेंज कर देता हूँ डेस्टिनेशन पाथ। फॉर एग्जांपल अब मैं पहले से मैंने MinGW एक इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं चेंज कर रहा, नहीं तो आपको चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसे चेंज नहीं करोगे। मैं इसे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायरेक्टरी MinGW हो गया है। इसे आप चेंज नहीं करोगे, ये जैसा है वैसा है। सिर्फ मैंने पहले से मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू करने का है। इसके बाद ये इसको कंपलसरी नेट कनेक्शन चाहिए। इसे इंटरनेट कनेक्शन आप ये मत कीजिए, डिस्कनेक्ट मत कीजिए, इसे पूरा इंस्टॉल होने दीजिए, ठीक है। ये एक 15-20 मिनट का टाइम लेगा, बट ये सभी इसके जो रिक्वायरमेंट फाइल्स है ये इंस्टॉल कर देगा। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। इसे फुल इंटरनेट कनेक्शन विदाउट इंटरप्शन हमें देना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं 43 आइटम्स हो गया है। इसे वेट करेंगे हम, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया, कंप्लीट हो गया। इसे कंटिन्यू कर देते हैं हम, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये जब MinGW का इंस्टॉलर खत्म हुआ, ये प्रोसेस खत्म हुई, तब ऐसा एक MinGW इंस्टॉलर मैनेजर आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो जो कोई कंपाइलर हमें चाहिए वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं, जैसे JNU C++ कंपाइलर, ये हमें नीडेड है, तो इसे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करेंगे हम। इसे मार्क फॉर JNU ऑब्जेक्टिव C कंपाइलर, इसे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देंगे हम। उसके बाद और क्या चाहिए हमें, बेसिक MinGW इंस्टॉलेशन, इसे मार्क कर देंगे हम, ठीक है। ये भी एक कर देंगे। अगर हमें और JNU एडा कंपाइलर भी चाहिए होगा या फॉर्टन प्रोग्राम लैंग्वेज का कंपाइलर चाहिए होगा तो वो भी हम मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर सकते। तो जो आपको चाहिए वो इंस्टॉलेशन मार्क कर दीजिए। उसके बाद यहाँ ऑप्शंस में इंस्टॉलेशन की इसमें जाइए और मार्क ऑल अपडेट, टाइम ले रहा है ये थोड़ा। जैसे कि आप इंस्टॉलेशन की इसमें जाते हैं तो अप्लाई चेंजेस नाम का एक ऑप्शन अनेबल हो जाता है। इसे आपने क्लिक किया तो हमें ओके टू प्रोसीड इंस्टॉलेशन, इसे सिर्फ अपने को अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे ये सारे पैकेजेस डाउनलोड कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा और इंटरनेट कनेक्शन हमें प्रॉपर देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और इसे भी टाइम लगेगा एक 15-20 मिनट, तो हमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे आप ये इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर देते हैं तो वैसे ही C ड्राइव में एक फोल्डर बन जाएगा MinGW बोल के, इसको हमें ओपन करना है। और बिन में हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फाइल्स इंस्टॉल हो चुके हैं। इसमें एक एप्लीकेशन है GCC, ये भी हम इंस्टॉल, ये GCC एक कंपाइलर है जिसे हम अपनी C की फाइल पास करेंगे जो कि कंपाइल करके हमें आउटपुट देगा, ठीक है। तो हमें अब इस पाथ को क्लास पाथ सेट करना है, ठीक है। इस पाथ को हमें क्या करना है, क्लास पाथ सेट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम सेटिंग में जाएंगे,
कंट्रोल पैनल के। हम कंट्रोल पैनल खोलेंगे, इसमें सिस्टम सेटिंग्स, इसमें सिस्टम, जैसे आप इस सिस्टम पे क्लिक करोगे तो सेटिंग्स में सिस्टम की ये दिखेंगे हमें प्रॉपर्टी कि हम जब नीचे जाएंगे तब हमें एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। इसमें जब हम जाएंगे तो सिस्टम प्रॉपर्टी का एक विंडो ओपन होगा। इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तब हमें यूजर वेरिएबल्स फॉर यूजर के वेरिएबल्स यहाँ दिखेंगे और यहाँ सिस्टम के वेरिएबल्स दिखेंगे। तो हमें यूजर के वेरिएबल में चेंजेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे पाथ जो है इसे हमें क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे एडिट का बटन क्लिक करना। इधर आप देख सकते हैं इसमें cmin/bin ये पाथ हमें दिख रहा है बिन का, जो मैंने ऑलरेडी एनवायरनमेंट में सेटअप किया। तो वैसे ही आपको यहाँ पे जाना है और वो पाथ आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। इससे आप उस डायरेक्टरी के जो कोई भी फाइल्स है वो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू CMD। ठीक है, थ्रू CMD हम या कोई भी डायरेक्टरी से हम उस डायरेक्टरी का कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। इसे अगर हमें चेक करना होगा तो हम सिंपली CMD में चेक करेंगे, टाइप करेंगे GCC। इससे अगर ये एरर आता है GCC फैटल एरर नो इनपुट फाइल, मतलब कि हमारा क्लास पाथ सेट हो चुका है और हमारा कंपाइलर भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ये हो गया हमारा GCC और टर्बो सी का इंस्टॉलेशन। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलेशन। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के लिए हमें उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, मैं विजुअल स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो की बात कर रहा हूँ। अब इसमें बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो में क्योंकि दोनों का जो वर्किंग है वो सेम ही है ना। तो इसलिए ये देखिए, सबको ऐसा लगता है कि ये इसकी बात कर रहे हैं हम, पर इसकी बात नहीं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो की बात कर रहे हैं ना। तो इसमें जब हम जाएंगे ऑफिशियल इसमें माइक्रोसॉफ्ट के, तो इसमें हमें ये दिखेगा इंस्टॉलर। तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखो, द बेस्ट कंपैरिजन फॉर .NET एंड C++ डेवलपर्स ऑन विंडोज। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो फैमिली की IDE है। तो इसे आप जब इंस्टॉल करेंगे तब इसका आपको इंस्टॉलर मिल जाएगा। जैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड का जब आप इंस्टॉलर करते हैं इंस्टॉल, तब यहाँ पे ऐसे विंडो आ जाती है। इसमें अवेलेबल्स में हम विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी या डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री है। प्रोफेशनल और एंटरप्राइज के लिए आपको पे करना पड़ता है, लाइसेंस पेमेंट है। स्टूडियो कम्युनिटी में आपको जब हम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तब वो ऑटोमेटिकली C++ भी, माइक्रोसॉफ्ट C++ भी इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो फिर आपको डाउट आया होगा कि अगर ये हमने अब कंपाइलर वगैरह तो डाउनलोड कर दिया है, कंपाइलर वगैरह तो हमने इंस्टॉल कर दिया, आप सब क्लियर है, तब आप कौन सी IDE यूज करेंगे। बराबर, आपको डाउट आया होगा कि हम C++ का कोड कौन से IDE में कोड करेंगे। तो हम नोटपैड यूज करेंगे, हम कौन सी भी IDE यूज नहीं करेंगे। जैसे कोड ब्लॉक्स हो गया, डेव C++ हो गया, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड हो गया। विजुअल स्टूडियो कोड मतलब अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं इस IDE की बात कर रहा हूँ, ये विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, मैं इसमें भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम नहीं करेंगे। हम सादा नोटपैड जो है अपना विंडोज का नोटपैड है, इसमें हम C++ का प्रोग्राम टाइप करेंगे और हम इसे यूज करेंगे कंपाइलेशन। अब वो कैसे होगा सर, तो वो हम देखेंगे। अब अगर हमने CMD पे टाइप किया नोटपैड, समझो मानो test.c, ठीक है, test.c नाम की मुझे C का प्रोग्राम बनाना है। ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये C का बेसिक प्रोग्राम है। जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए वेल एंड फाइन, और जिसको नहीं आ रहा है उसको डरने की जरूरत नहीं है। ये हम सब सीखेंगे मैंने क्या लिखा।
ठीक है। ये प्रोग्राम जब हम लिखते हैं, इसके बाद नोटपैड में हम प्रोग्राम लिखेंगे और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम टाइप करेंगे जीसीसी, जो कि कंपाइलर है, जैसे आपने क्लास पाथ सेट किया था, इसलिए हम जीसीसी यूज कर सकते हैं। जीसीसी का टूल उधर से इधर आ गया आपने कौन सा भी क्लास पाथ पे। फिर जीसीसी, उसके बाद क्या हमें पास करना है जीसीसी को कि कौन सी फाइल आपको कंपाइल करनी। तो हमारे फाइल का नाम क्या है, test.c, यह हमारी फाइल है। फिर स्पेस देने के बाद उसको एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं अपन, /o, -o। ये -o आर्ग्यूमेंट क्या करता है, ये बताता है कि कंपाइलेशन के बाद जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो किस नाम से हमें सेव करनी है। तो इसका हम नाम दे देंगे टेस्टी, ठीक है। तो टेस्ट से .exe फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसे यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, मतलब ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर हमें चेक करना है तो हम सिंपली test.exe भी टाइप करें तो ये देखो हेलो वर्ल्ड हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीसीसी MinGW का कंपाइलर सेटअप। और अब ये सेटअप होने के बाद, ये पूरी प्रोसेस होने के बाद, आप विजुअल स्टूडियो कोड है उसमें भी आप कोड यूज कर सकते हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं। कोड ब्लॉक्स हो गया, उसका आईडी तो आप डाउनलोड करके उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा उसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे